कहना चाहता हूं कि जो संसद में घटनाक्रम हो रहे हैं, लगता ऐसा है कि स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी और विपक्ष को निकाल के संसद की प्रक्रिया से बाहर करना था। क्योंकि जो सारे सीक्वेंस बता रहे हैं वो ये है कि पास के लिए जो संस्कृति की वो भाजपा विधायक ने की, सुरक्षा तंत्र गृह मंत्रालय के अधीन था, संसद भवन भी मोदी जी के पसंद के नक्शे पर बनाया गया है और एक टोटका किया गया सब संसद भवन की रक्षा के लिए। एक बहुत ही गांव जा करके एक दंड लाया गया दक्षिण भारत से सिंगोन, वो भी काम नहीं किया और ये सब हो गया, बच्चे घुस गए और उन्होंने अपनी पूरी बात इस देश के नौजवानों को, देश की जनता को पहुंचा दी। तो ये मुझे लगता है कि बीजेपी और आरएसएस का जो सपना है शुरू से कि राष्ट्रपति प्रणाली को लाया जाए, ये उसकी तैयारी हो रही है। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष को गैर जिम्मेदाराना साबित करके धीरे धीरे वो माहौल बनाने की एक कोशिश होगी कि भाई ये संसदीय लोकतंत्र बेकार है, हंगामे बाजों का एक अड्डा बन गया है और धीरे से राष्ट्रपति शासन प्रणाली लाने का प्रयास किया जाएगा। ये आरएसएस का एक बहुत पुराना सपना है, उसको लागू करने के लिए दिशा में आरएसएस और बीजेपी बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये 8 अप्रैल 1928 को जब केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था, तब से और देश की आजादी के बाद ऐसे घटनाक्रम अनेकों बार हुए। 1984 में मैं नौजवान सभा का उत्तर प्रदेश का महासचिव था और हमारा जॉब और जेल कार्यक्रम 6 दिनों तक चला। आखिरी दिन उत्तर प्रदेश को आंदोलन करना था, हमको निर्देश दिया गया कि एक जत्था संसद भवन तक पहुंचा दीजिए। हमने पहुंचाया, कुछ लोग संसद के भीतर घुस के नारेबाजी करने में कामयाब हुए और स्पीकर के सामने पेश किए गए और स्पीकर ने उन्हें माफ कर दिया कि देश के नौजवान हैं, अपने आक्रोश की आवाज उठाने के लिए आए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन नौजवानों को बिल्कुल आतंकी साबित कर दिया। कश्मीर में 370 हटने के बाद भी आए दिन आतंकी घटनाएं हो रही हैं और हमारे सुरक्षा बल मारे जा रहे हैं। उनको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दंडित नहीं कर पा रही है। तो मुझे लग रहा है आज 141 की संख्या हो गई है, कल ये और बढ़ेगी। परसों अगर संभव हुआ तो पूरी संसद विपक्ष विहीन कर दी जाएगी और फिर जितने कार्य भारतीय जनता पार्टी को, जितने विधेयक, जितने प्रस्ताव पारित कराने होंगे वो सब करा लेगी। और विपक्ष के, क्योंकि मीडिया में देख रहा हूं, मीडिया मिमिक्री को महत्व दे रहा है। अरे भाई क्या मिमिक्री, मोदी जी ने तो सोनिया गांधी को जर्सी गाय बताया, विधवा बताया, राहुल को बछड़ा बताया, वो मिमिक्री नहीं थी। और उपराष्ट्रपति को उसमें नहीं बुलाया कार्यक्रम में, ये उसका अपमान नहीं था। और धनखड़ जी जो कि जो खुद, मैं खुद कहना चाहता हूं, वो अपने आप में एक ऐसा व्यक्ति हैं जो लोकतंत्र को कुचलने पर आमादा है। जब बंगाल के गवर्नर थे तब वो बंगाल की लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब करने में लगे रहते थे। और हम तो ये देख रहे हैं कि मोदी सरकार जो जो लोग विपक्ष को जितनी हानि पहुंचा सकते हैं उन्हीं को आगे बढ़ने में प्राथमिकता देती है। केरल में आरिफ मोहम्मद खान है, राज्यपाल हैं। दूसरी जगह जहां विपक्ष की सरकार है वहां भी जो राज्यपाल हैं उस तरह से कार्य कर रहे हैं। और आज धनखड़ जी राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, उस नाते वो जिस तरह की तानाशाही कर रहे हैं और उनकी मिमिक्री मात्र को मीडिया मुद्दा बना रहा है, तो मीडिया के सहयोग से ये चाहेंगे कि पूरे विपक्ष के सिर पर लोकतंत्र की हत्या का प्रयास डाल दिया जाए। दूसरी बात जो आपने कहा कि जो इंडिया गठबंधन की आज बैठक हो रही है, मैं समझता हूं कि आज चर्चा के लिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इंडिया गठबंधन इस बीच पंगु जैसा हो गया था और इन दो घटनाओं ने इस इंडिया गठबंधन को प्रासंगिक बना दिया।
पहली घटना है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार, और दूसरी घटना है बिल्कुल मनमाने तरीके से लोकतंत्र की हत्या करते हुए, संसदीय लोकतंत्र की और संसदीय मर्यादाओं को कुचलते हुए जिस तरह से सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, अपने सांसदों को, दोषी सांसदों को बचाया जा रहा है, इसने इंडिया गठबंधन को पुनः प्रासंगिक कर दिया, पुनः प्रासंगिक बना दिया। और जो पिछली 3 मीटिंगों में जो गंभीरता नहीं दिखी, मैं सोचता हूं कि आज की मीटिंग में काफी गंभीरता दिखी है। पिछले दिनों हमने ये हाल देखा कि गठबंधन ने एक रैली भोपाल में तय की और एक प्रदेश अध्यक्ष ने उस रैली को रद्द कर दिया, और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कुछ भी नहीं कर पाया। कांग्रेस ने जो किया, जिस तरह से अन्य गठबंधन के साथियों की उपेक्षा की, उसका पर्याप्त दंड उसे मिल चुका है, और इसलिए आज वो, मैं समझता हूं कि पहले से अधिक संजीदगी से संभवतः पेश आएगी। नए कार्यक्रम सामने आएंगे, रैलियां होंगी, कार्यक्रम बनेगा, सीटों के बारे में एक फार्मूला आज नहीं तो कल जरूर तैयार होगा। और मैं खुली आंखों से देख रहा हूं कि 3 राज्यों में कांग्रेस की हार का व्यापक असर पड़ा है। जो हमारे यूपी के लीडर हैं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, जो चुनाव के वक्त बहुत तेज और सीमाओं से बाहर जाकर के बोल रहे थे, काफी मर्यादित हुए हैं, और उन्होंने जो अपने द्वारा लड़ी जानी सीटों का क्लेम भी घटाया है। पहले वो 60 और 65 की बात कर रहे थे, अब 50 तक आए हैं। मैं समझता हूं कि चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि सीधे सीधे अगर इनका मुकाबला नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हमारे सबकी सिर पर आकर के बैठ जाएगी, और फिर देश का जो होगा वो अच्छी तरह से आप सब लोग जानते हैं। मैं समझता हूं कि मैं इंडिया गठबंधन की मीटिंग का आखिरी हिस्सा नहीं देख पाया क्योंकि मुझे इस पैनल में आना था, लेकिन मेरी उम्मीद है कि आज जो नतीजे निकलेंगे वो पिछली 3 बैठकों से अच्छे निकलेंगे, और इंडिया गठबंधन अब पहले से अच्छे ढंग से आगे आएगा और आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करेगा। जी जी कमल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए, फिर हम आपके पास आते हैं। अब हम चलते हैं समाजवादी पार्टी के हमारे नेता, पूर्व विधायक हैं शशांक यादव जी। शशांक यादव जी सदन में डॉक्टर राम गोपाल यादव, डिम्पल जी, जया बच्चन जी सबसे शालीन सांसद माने जाते हैं, और इन लोगों को भी निकाल दिया गया, निलंबित कर दिया गया। तो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि और अपने सदन से ऐसे भी सांसद निलंबित कर दिए जा रहे हैं जो वहां उपस्थित भी नहीं है। ऐसी हालत में आप इसको क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? अच्छा, जबकि अखिलेश जी की सारी नाराजगी थी, पूरा देश नाराज था विधानसभा चुनाव को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश जी ने एक लीडिंग रोल आगे बढ़ करके अदा किया है, और उन्होंने क्या कि जो भी हमारे सहयोगी लोग हैं हम सबको सम्मान देंगे, ये सम्मान देंगे अपने आपने उत्तर प्रदेश में। तो इन सारे घटनाक्रमों को, और खास करके विपक्षहीन संसद और सड़क पर कहीं कोई अब तक हरकत नहीं, आप इस चीजों को कैसे देखते हैं? ये अभी पिछले 1 हफ्ते में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्टें आई। एक वीडेम इंस्टीट्यूट है जो पूरे दुनिया में प्रजातंत्र को नापता है, क्या पैमाना चल रहा है। वीडेम इंस्टीट्यूट ने भारत की डेमोक्रेसी को ये कहा कि ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, निर्वाचित तानाशाही है हिंदुस्तान के अंदर, उसने डेफिनेशन दी। 1 हफ्ता पहले तब तक ये संसद वाला प्रकरण हुआ भी नहीं था। एक फ्रीडम हाउस है, अमेरिकन बेस्ड जो संस्था है, एनजीओ है सिविल सोसाइटी की, उसने इंडिया को और यूएपीए के इस्तेमाल को सबको देखते हुए उसने कहा कि इंडिया अब पार्शियली फ्री रह गया, आंशिक स्वतंत्र है, अब स्वतंत्रता की बात इंडिया में करना बेकार है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे लगातार गिरते। और ये सब चीजें कोई अप्रत्याशित नहीं है।
अप्रत्याशित इसलिए नहीं है कि देश की जनता तो उसी समय, और जो हमारे लीडरान थे, जिस समय 2014 का चुनाव स्टार्ट हुआ था, तो पूंजी का जो भयंकर इस्तेमाल हुआ था, जो 40 से 45 हजार करोड़ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, देश का हर चैनल, देश का हर अखबार भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापनों से भरा रहा था, तब कहीं पर भी ये समझ में लोग वो ये तो सोच रहे थे कि पैसे के दम पे ये जीत गए हैं, लेकिन ये अंदाज शायद विपक्ष को भी नहीं रहा होगा कि इनका जो भेड़िया खाल से बाहर आ चुका है और फासिस्ट अप्रोच जो है वो अब खुल के खेल दिखाएगी। और फासिस्टों की एक सोच रही है कि वहां पर वो डेमोक्रेसी में यकीन ही कहाँ करते हैं। लोकतंत्र और समाजवाद तो आरएसएस भी उसको कभी पसंद नहीं करता है। उनके जो पुराने लेखन पढ़िए, उनको कहीं पर भी वो समाजवादियों से, कम्युनिस्टों के तो सबसे दुश्मन नंबर 1 मानते हैं, और लोकतंत्र को वो कहीं मानते ही नहीं कि लोकतंत्र जो है वो उनके हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में एक बहुत बड़ा बाधा है। और इसीलिए वो लगातार जहां पर भी मौका मिल रहा, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी कि जो वैज्ञानिक टेम्परामेंट था पहले उसको तोड़ा और मिथकों को बढ़ावा दिया कि साहब गणेश जी सर्जरी के वो थे और सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी थी, स्टेम सेल थ्योरी के गौरव थे, और ये सब चीजें तकनीकी जो कमेटियां थी, जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन थी, उनके सामने बात रख के, और बिल्कुल जानबूझ के जो एक होता है एक तरीका कि कैसे संविधान की मर्यादा को नीचे गिराया जाए, जो वहां पर रीजन को, वो कारण तर्क को वो खत्म करना चाहते हैं, और काफी हद तक वो कामयाब भी हुए। और इनको बड़ा अच्छी तरीके से मालूम है कि कैसे डिसेंट को, या जो विपक्ष है, या जो आपकी सलाह नहीं मान रहे हैं, उनको कैसे निगेट किया जाए। और ये टेस्ट लेते हैं, पहले थोड़ा सा झटका देंगे और देखें उसका असर पब्लिक में नहीं आया तो उससे बढ़ाएंगे, फिर और बढ़ाएंगे, फिर क्रश कर देंगे। तानाशाहियों की एक ही भाषा है, जो हमारे साथ है वो हमारे समर्थक है, जो साथ में नहीं है वो विरोधी नहीं, वो दुश्मन कहते हैं। और वो पूरी अप्रोच यहाँ पर दुश्मनी वाली दिखाई जा रही है कि जिस तरीके से आपने पीछे उदाहरण दिया, विदोड़ी जी जो सांसद हैं उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया और उस पर संसद खामोश रही। आपने उदाहरण दिया अपने ही उसमें, इससे पहले कि एक जो सांसद मौजूद भी नहीं था उसको भी सस्पेंड कर दिया। तानाशाह की दुनिया का इतिहास उठा लीजिए कि तानाशाही हमेशा अल्पमत की सरकारों के जरिए आई है। अल्पमत में सरकार होती थी, फिर उसके बाद वो नियम कानूनों का फायदा उठाकर तानाशाही की तरफ बढ़ जाते हैं। चाहे वो किसी भी, चाहे वो हिटलर की कहानी ले लीजिए, चाहे हंगरी की कहानी ले लीजिए, चाहे पोलैंड की कहानी ले लीजिए, जहां पर भी आ रहे हैं तानाशाह, और ये पूरी दुनिया का एक ट्रेंड बन रहा है। और हिंदुस्तान में ये काफी कायदे से जड़ पकड़ चुका है। आपने एक सवाल किया कि सड़कें खामोश क्यों हैं, तो सड़कें खामोश इसलिए है कि आज मीडिया की वो ताकत है, इतना जबरदस्त तरीका है कि बिल्कुल ये टेस्टेड है कि मीडिया जब चाहे तो विक्टिम को ही अपराधी बना सकती है, वो दोष उसी में निकाल देगी। और एक बड़ा शानदार उदाहरण है आपके सामने कि जब वो सूरत के पुल पे 140 लोग मरे थे, तो पूरा मीडिया ने उसे घुमाया कि लोग पैर मार रहे थे इसलिए जो है उसे कमजोर किया। लोगों की गलती है, सरकार की गलती नहीं है। और काफी हद तक अब जब आप लगातार एक चीज को बोलेंगे, और एक एक्सपेरिमेंट है, कभी करके देखिएगा तिवारी जी, कितना भी प्रतिबद्ध विचारधारा का व्यक्ति बैठे हो, आप 8-10 लोगों को आप 4 लेक्चर उनके लगातार कराइए उनकी विचारधारा के विपरीत प्रभावी लोगों के, आपका अपना विश्वास हिल जाएगा जब लगातार एक ही प्रकार की सूचना आ रही है। और अब आज तो जो यादें पुरानी आ रही हैं, हम तो छोटे थे इमरजेंसी में, आपने तो वक्त देखा होगा जनता पार्टी की जब सरकार बनी, कितने समझदार और कितने धूर्त लोग थे ये लोग कि इन्होंने सबसे पहले केवल 2 मंत्रालय पकड़े, मानव संसाधन और सूचना प्रसारण। आडवाणी जी, और उस समय मैं नाम भूल रहा हूं जो मानव संसाधन मंत्री थे, और उसी वक्त से पूरी तैयारी शुरू हो चुकी थी। एक
इतने लंबे समय से 100 सवा 100 साल इनके होने जा रहे हैं, एक काउंटर नैरेटिव तैयार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। विपक्ष के साथ दिक्कत यह है कि हम उस स्टेटस को बहाल करना चाहते हैं जो हम संविधान के नाम पर लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि संविधान नहीं होगा तो ये होगा, तुम्हारे हक मारे जाएंगे तुम्हारे। और ये क्या कह रहे हैं कि ये संविधान है जिसकी वजह से मुस्लिम और अल्पसंख्यक तुम्हारे खोपड़ी पे नाच रहे हैं, और उस नैरेटिव को ये क्रिएट करने में काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं। विपक्ष को, अभी गिरीश जी बता रहे थे आज बैठक चल रही है, मैं कई बार इस मुद्दों को कह चुका हूं कि आपको इनके राष्ट्रवाद का, आपको इनके जो धार्मिक कट्टरता है उसका एक काउंटर नैरेटिव तैयार करने में कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। और इसी वजह से जनता, जब हम लोग क्योंकि फील्ड के आदमी हैं, निकलते हैं, बात करते हैं, वो सीधे सीधे जो है वो ये मानने को ही तैयार नहीं होती है कि जो चीजें हो रही हैं उसको लगता है कि संविधान से हमें क्या लेना देना। जब आप आम आदमी से बात कीजिए, उसको ये लगता है कि मोदी जी की वजह से हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो है धर्म आज अक्षुण्ण हो रहा है। इस चीज को आप हल्के में अब नहीं ले सकते हैं। ये एक कुएं में भांग पड़ चुकी है, इतनी जबरदस्त भांग पड़ी हुई है कि इसका एंटीडोट निकालने में अब जिसके पास जितनी ताकत है, और जो विपक्ष को देखना चाहिए कि जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि जो 65 से 68% वोट जो 40 साल से आबादी की उम्र से कम का है, आज उस जो ये जो बड़ा तबका है ये पॉलिटिकल गतिविधियों से बहुत दूर होता चला जा रहा है। वो जय जयकार तो कर रहा है लेकिन वैचारिक द्वंद में वो पढ़ना नहीं चाह रहा है किसी भी रूप में। और उसको जिस तरीके का माहौल दिखाया जा रहा है, तो एक, अब आप लंबी लड़ाई के लिए तैयार होइए। अभी भी एक अच्छी बात यह है कि ग्रामीण अंचल में जब हम लोग जाते हैं, और हम लोगों ने ये महसूस किया पीछे के 2-3 चुनावों में, घोसी का चुनाव आपके सामने हुआ उत्तर प्रदेश में, हमारे लखीमपुर में भी बाई इलेक्शन हुआ था गोला विधानसभा में, हालांकि हम चुनाव नहीं जीते लेकिन 1 लाख वोट हम लोगों ने निकाला था। और जहां जहां संवाद हो रहा था वहां वहां पर जनता के अंदर जोश आ रहा था और रिजल्ट भी आ रहा था। इंडिया ब्लॉक अगर सीरियस है तो इनको मैसिव रैली करनी पड़ेगी, हर लीडर्स को आना चाहिए। लीडर्स बहुत अच्छे हैं इंडिया में, एक मूवमेंट बेहतरीन हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने जो गलती करी, अगर भोपाल से स्टार्ट हो गई होती इंडिया ब्लॉक की रैली तो देश के राजनीतिक घटनाक्रम पे काफी कुछ असर पड़ चुका होता। लेकिन एक अच्छी बात यह है, मैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के परिणामों से एक चीज को बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट हूं कि वोट परसेंटेज अगेंस्ट बीजेपी कम नहीं हुआ। जो कांग्रेस की गलती से जो 16-17% वोट जो थर्ड फ्रंट को हुआ करता था, दलितों में हुआ करता था, आदिवासी जनजाति पार्टीज में हुआ करता था, उसका एक बड़ा तबका भाजपा की तरफ निकल के गया, उसको हम नहीं रोक पाए। और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल कमजोरी है, वो चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो विपक्ष का कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो। आज की तारीख में मैं ईमानदारी से स्वीकार करना चाहूंगा कि संगठन के रूप में विपक्ष अभी ग्राउंड के लेवल पे उसको बहुत मेहनत की जरूरत है। लेकिन अगर एक बार रैली, ये भी मैं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये दावा करता हूं, गारंटी देता हूं तिवारी जी, कि अगर विपक्ष सामूहिक रूप से निकलेगा, मुद्दों की कमी नहीं है। आप छोटी सी एक बात, उदाहरण की लंबी होगी मेरी बात लेकिन 1 मिनट खाली ले रहा हूं आपका, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि मैंने एक गांव ऐसा था जहां पर समाजवादी पार्टी को 3 इलेक्शन से 0 वोट मिल रहा था। वहां पर बैठ के मैंने खाली इतना कहा था कि भाई, जो तुम्ही से पैसा लिया जा रहा है, तुम्ही को राशन दिया जा रहा है, 30 किलो राशन के तुम हकदार हुआ करते थे, वो भी कट हो गया। आप सोचिए कि एक 15 मिनट के कन्वर्सेशन के बाद वही पब्लिक जो 100% बीजेपी को वोट करती थी, उन्होंने कहा भैया ये बात तो हमें किसी ने बताई नहीं,
और हमने वहां की 250 की पोलिंग में 120 वोट लिए बाद में। मैंने उसको चेक किया, मैंने कहा अंतर क्या पड़ा। तो मेरा अपना ये मानना है कि अगर सामूहिक रूप से रैली में अब देर ना करें, ये 24 का भी इंतजार न करें, ये दिसंबर से, अगर आज कल इनकी हो रही है मीटिंग तो नए साल से ही ये शुरुआत कर दें 31 दिसंबर से। अगर मीटिंग्स होंगी, रैली होंगी, मीटिंग, और सुनीलन जी भी आ गए हैं, आपका पूरा एक इतने सक्रिय रहे किसान आंदोलन में, जनता के बीच संवाद में विचार को दिए बिना आप एकजुट नहीं कर सकते हैं। जिस विचार को इन्होंने भर दिया है, जिस रूप से भर दिया है, उसकी काट सिर्फ और सिर्फ निरंतर संवाद है। और अभी भी 3 महीने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। असम गण परिषद तो 24 घंटे में बनी थी और 2 महीने बाद सरकार बदल दी थी। हौसला और जज्बा चाहिए, ये पलट जाएंगे।